गौतम जी, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपके बारे में बात की, सब वो हुआ। विकलांग से दिव्यांग में क्या लगा, क्यों ऐसा? जब वो देश के पीएम बने उससे पहले मैं उनको चिट्ठियां लिखता था और उनके जवाब भी मेरे पास आते थे। मेरे पास चिट्ठियां भी रखी हैं उनकी। जब वो अब उनके इक्विपमेंट में भी तुम गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, बहुत हल्की चीजें लगा रहे हो, तो ये मत करो। दिव्यांगजन उससे बहुत आहत हैं क्योंकि सरकार पूरा पैसा दे रही है, आप क्यों उसमें जो है बचा रहे हो पैसा। दिव्यांगजनों की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जो कि दिव्यांगजनों को पता ही नहीं है। तो जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे सरकार की तरफ से जो है छूट मिलती है, आरटीओ की भी छूट मिलती है, इंश्योरेंस में भी छूट मिलती है, गाड़ी खरीदने में भी जीएसटी की छूट मिलती है। उस वक्त 2017 में तो उसमें मुझे जो है जीएसटी की भी छूट मिली, मुझे आरटीओ का रजिस्ट्रेशन भी उसमें फ्री मिला, मुझे इंश्योरेंस में भी उतने प्रतिशत की छूट मिली जितना मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट था, और सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मिला फास्टैग का। बनाई गई, मगर आज भी आप ट्रेन में ऐसा है कि आप चढ़ भी नहीं सकते। आम आदमी चढ़ने में मुश्किल हो जाती है, बसें हैं उनमें चढ़ने में दिक्कत हो जाती है। तो इसके बारे में कभी कुछ आपने करने की कोशिश करी? तो ऐसा भी इसमें भी एक चीज़ है, जैसे दिव्यांग का डिब्बा है ना, उसमें भी दिव्यांगी मतलब एक कोच बना दिया है। और आजकल तो जो है इतने गंदे लोग हैं समाज में, जो दिव्यांग वाला कोच है उसमें घुस जाते हैं और उसमें जो है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहुल रॉय, ज्योतवानी लीगल टॉक्स से। ज्योतवानी लीगल टॉक्स एक मंच है जहां कानून, समाज और प्रेरणादायक व्यक्तियों की अनकही कहानियां आपके सामने लाता है। आज हमारे बीच एक नाम जो कि मोदी जी ने भी अपने मन की बात में कई दफ़े लिया, ये नाम जो कि हजारों दिव्यांगों की प्रेरणा बने, हमारे बीच गौतम पाल जी। सर, बहुत धन्यवाद आपका। गौतम पाल जी, आपका स्वागत है लीगल टॉक्स में। जी सर, आप कुछ समाज के लिए आपने जो कदम उठाए, पहले तो आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका कैसे जीवन शुरू हुआ, कहाँ आपने कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ऐसा वो फेस किया, वो हम करेंगे धीरे धीरे, बट कुछ अपने बारे में अपने स्टार्टिंग से बताइए कि कैसा आपका रहा। सर, मेरा जो जन्म है वो 1979 में हुआ और वो उस वक्त का दौर है जब जो पोलियो है वो महामारी के रूप में देश में फैल रहा था। जिसे आप जानते हैं, एक बार जो चेचक की बीमारी महामारी के रूप में फैली थी, ठीक उसी तरह से जो है इसकी पोलियो की भी बीमारी इसी तरह से फैली। और किन्हीं कारणों से, मेडिकल के कारणों की वजह से कहीं ना कहीं मैं उसका शिकार बना। और वो सब चीज़ें जब परिवार को पता लगा कि भाई मेरे पैर में ये प्रॉब्लम है, तो खासकर मेरी माता जी जो है बड़ी आहत हुई और उन्होंने जो है मेरे लिए बहुत जतन करके मतलब कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, मेरा इलाज कराया। खैर, वो सब चीज़ें कराने के बावजूद भी मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ, मेरा पैर ठीक नहीं हुआ। और सबने जो है भाग्य के हाथ उसे जो छोड़ के मेरा जो है जीवन उन्होंने पालना पोसना मुझे शुरू किया। समय बीतता गया। अब मैं भी बचपन में छोटा था तो मेरा भी मन करता था बच्चे खेलते हैं और बच्चों को देख कर मेरा भी मन करता था कि मैं भी उनके साथ जाऊं, उनके पास जाऊं, खेलूं। तो ऐसी चीजें चलती रही और मन में देखकर ये भी लगता था सब बच्चों को कि मैं भी जो है इनकी तरह जैसे वो खेलते हैं ऐसे ही खेलूं। मन में बड़ी जिज्ञासाएं, वो सारी चीजें मेरे मन में चलती रही। अब धीरे धीरे मैं बड़ा होता रहा, माता पिता जी ने मेरी पूरी जो भी सहायता थी वो करी। मगर एक समय ऐसा आया जब 95 की बात है, 1995 में, और हमारे भैया जो है मुझसे बड़े भैया वो जिम वगैरह करते थे, तो मेरे मन में आया मैं भी जिम करूं। तो मैंने भी जिम करना शुरू करा। अच्छा। और जिम करते करते ही अपने यहाँ एक जिम खोल दिया। उससे मैंने अपना पॉकेट मनी जो खर्चा था वो निकालना शुरू करा और अपना जो है शरीर भी फिट करने की कोशिश करी। और इसी चीज को देखते हुए आसपास के गांव के लोग थे वो आने लगे और वो भी जिम करने लगे। समय बढ़ता रहा। हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे। कई बार हमारे पिताजी ने हमें डांटा भी कि भाई अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, ये कहाँ जिम विम के चक्कर में लग रहे हो। तो ऐसे ही चलता रहा। मैंने कई बार जो है कंपटीशन भी लड़े। ये जो पैरालंपिक, अब जो बात करते हैं हम पैरालंपिक, उस वक्त मुझे पैरालंपिक का नहीं पता था
और मैं, आप यकीन करना, उस वक्त जो है मैं 11th क्लास में जब आया, मैं 1 कुंटल 30 किलो की बेंच मारता था, वजन उठाता था। क्या बात। मगर उस वक्त पैरा के बारे में जानकारी नहीं थी और उसका हमें बेनिफिट नहीं मिल पाया। फिर जैसे जैसे मुझे जानकारी मिली, फिर मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, कि यहाँ आसपास के जो दिव्यांग हैं इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी मतलब सुविधा या विशेष चीज होनी चाहिए। तो मैं अपने जो गांव के दिव्यांग थे, आसपास के गांव के दिव्यांग थे, उनके लिए वो जो कैंप लगवाता था, हमारे यहाँ एक जिला पुनर्वास केंद्र था मेरठ के अंदर, तो उसके माध्यम से हम वहाँ उनके जो योजना थी, जैसे एल्बो स्टिक दिलवानी है, किसी को बैसाखी दिलवानी है, किसी को ट्राइसाइकिल दिलवानी है, उनके लिए मैं वो सेवा का कार्य करता था। और धीरे 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 फिर वो चीज बढ़ती रही, चलती रही। उसी तरह से हम दिव्यांगों से कनेक्ट होते रहे और बहुत ही अच्छा लगने लगा उनकी सेवा करने से, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो चीज आज मुझे कुछ मिली है वो समाज से मिली है। तो अब मुझे लगता है कि समय है कि वो समाज को वापस लौटाई जाए। हाँ, हालांकि मैं तो सेवा तो 1995 से करता हूं, मगर ये है कि जब अपने पैरों पर भी खड़ा हुआ, थोड़ी सी अर्निंग भी शुरू हुई, तो लगता है कि यार अगर हम 10 रुपए कमा रहे हैं तो 2 रुपए जो है अपने समाज के लिए, उन वंचित वर्ग के लिए खर्चा करो, जो बिल्कुल किसी भी चीज से बिल्कुल वंचित है। खर्च करने से मन को सुकून भी मिलता है। गौतम जी, कभी दिव्यांगता को देखकर परिवार में, रिश्तेदारों में, समाज में कभी आपने ऐसा फेस किया कि आपको कमजोर या कुछ आपको ऐसा दिखाया जा रहा है? आपने बताया खेलने का मन करता था, बट लोग बच्चों को देख के फील होता था, बट आपने उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। मैं वो जानना चाहता हूं कि परिवार में, रिश्तेदारी में, कभी कोई समाज में आपने ऐसा फेस किया? ये वैसा है ना, समाज में आज भी दिव्यांग को लेकर जो है, जो एक भावना बनी हुई है वो पॉजिटिव नहीं है। और यदि किसी के घर में बालक दिव्यांग है, सपोज करो, ये मैं पहले भी कहता आया हूं, मान लो 4 बच्चे हैं और एक दिव्यांग है, तो उसको ये सच्चाई है, वो कमजोर माना जाता है। वो लोग सोचते हैं कि यार ये तो दिव्यांग है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वो मैं कहना नहीं चाहूंगा, मतलब है भेदभाव। अब दिव्यांग तो हर चीज सोचता है, समझता है, वो चाहता है कि यार मुझे भी हर चीज की सुविधा मिले। अब वो यही सोचता है कि यार मैं भी कैसे आत्मनिर्भर बनूं, मैं समाज की मुख्य धारा से जुड़ूं, तो वो प्रयास पूरे करता है। अब यदि उसमें सपोर्ट मिल जाए समाज का, परिवार का, तो मैं कह रहा हूं दिव्यांग भी जो है सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा आगे निकल सकता है और अपनी समाज में एक ऐसी जगह बना सकता है जिसका लोग उदाहरण देंगे। आप एग्जाम्पल हैं उसके। गौतम जी, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपके बारे में बात की, सब वो हुआ, उसके बारे में आपको कैसा महसूस हुआ उस टाइम पे कि आज एक एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में आपका नाम ले रहे हैं, उसके बारे में आप बताएं। वैसे मैं चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को जो है काफी समय से लिख रहा था। जब वो देश के पीएम बने उससे पहले मैं उनको चिट्ठियां लिखता था और उनके जवाब भी मेरे पास आते थे। मेरे पास चिट्ठियां भी रखी हैं उनकी, जब वो गुजरात के सीएम थे। और 2014 में जो है मन की बात का कार्यक्रम शुरू होने वाला था और 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात के पहले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने, जो मैंने उनको सुझाव दिया था 1 हफ्ते पहले, उसका जिक्र करा। वो सुझाव इस प्रकार था, मैंने उनसे निवेदन करा कि जो ग्रामीण परिवेश के दिव्यांग हैं उनके लिए ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, उसमें कुछ ऐसी योजनाएं होती रहनी चाहिए जिनको उसका लाभ मिल सके और वो भी मुख्य धारा से जुड़े। तो प्रधानमंत्री जी को वो सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने रिपीट करते हुए मन की बात के पहले कार्यक्रम में उसका जिक्र करा। जब उनका जिक्र करा तो तमाम टीवी चैनलों पर, रेडियो पे वो आया। अब उस वक्त जो है मेरे पास भी मेरे जो दोस्त थे, मेरे वेल विशर थे, उनको सब फोन आने लगे, भैया आज तो प्रधानमंत्री जी ने आपका नाम लिया है। मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं लोग। तो कुछ पत्रकारों के फोन आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हो कहाँ। तो मैं अपने परिवार के साथ एक मॉल में था, उन्होंने कहा हम वहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे वहां के बधाई दी। और फिर टीवी चैनलों से भी फोन आए, उन्होंने मुझे कहा, एक चैनल है सुदर्शन न्यूज, उसने कहा कि हम आपका इंटरव्यू चला रहे हैं, हमने लाइव चला दिया है और आपको आना पड़ेगा, हमने अपनी कैब भेज दी है। तो मुझे लगा यार प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया है और इतना तमाशा हो गया, तो इतने सारे लोग तमाम, मैं बहुत एक्साइटेड था, मेरे परिवार के लोग बहुत उत्तेजित थे। तो मुझे भी लगा यार जब प्रधानमंत्री जी ने एक, मैंने छोटी सी चीज लिखी है उन्हें
एक चिट्ठी लिखे भेजी, उन्होंने उसे कितना गंभीरता से लिया और उसको मन की बात में साझा कर दिया। तो फिर मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे भी कुछ करना है अब दिव्यांगों के लिए, और उसको जो है फाउंडेशन का रूप देकर आगे बढ़ाना है। तो उसी दौरान मैंने एक अपनी फाउंडेशन बनाई, हर्ष स्पेशली एबल केयर फाउंडेशन। उसके माध्यम से मैंने कार्य करना शुरू करा और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये सब हुआ। जी गौतम जी, क्या आज भी गांव में कहीं ऐसा है कि दिव्यांग जो है, इनसे जो स्कीम है जो उनसे वंचित हैं? दिव्यांगजनों की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जो कि दिव्यांगजनों को पता ही नहीं है। ऐसी योजनाएं मैंने एक जगह संकलित करी, एक पंपलेट बनाया और वो दिव्यांगजनों तक लगातार पहुंचाने का मैं कार्य कर रहा हूं। लगभग 1.5 लाख दिव्यांगों तक, पूरे देश भर की बात मैं कर रहा हूं। मैंने केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं जो दिव्यांगजनों को पता नहीं है उनको उन तक पहुंचाने का काम करा, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ईमेल हो। इन तमाम माध्यमों के से मैंने उन तक वो योजनाएं पहुंचाई है और उनका जो है निश्चित रूप से उनको लाभ भी मिला है। जैसे कि मैं कुछ योजनाओं का जिक्र आपसे करूंगा। जैसे एक योजना है, यदि दिव्यांग का घर नगर निगम में आता है तो उसको हाउस टैक्स और जो वाटर टैक्स फ्री है, यानी कि उसे उतने प्रतिशत की छूट है जितनी उसकी डिसेबिलिटी है। यानी कि उसका 50% अगर डिसेबिलिटी है तो 1000 रुपये उसका बिल है तो उसको 500 रुपये ही लगेगा। अच्छा, अब दिव्यांगजनों के अंदर रहता है कि हम भी आत्मनिर्भर बने, हम गाड़ी चलाएं। तो ये गाड़ी चलाने का जो विषय था, जब मैं सन 1998 में ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैं जब वहां से मेरिट कॉलेज से वहां से आता था, मेरिट कॉलेज से, तो मैं खड़ा होता था, बस का इंतजार करता था। एक सज्जन मेरे पास आते थे, यार आप जो है वो गाड़ी लो ना, सरकार छूट देती है। तो मैं उसको ढूंढता था, पूछता था, मुझे कोई नहीं बताता था। तो समय बदला धीरे 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 धीरे। सन 2017 की बात है, मैंने उस पर काम करना शुरू करा। तो जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे सरकार की तरफ से जो है छूट मिलती है, आरटीओ की भी छूट मिलती है, इंश्योरेंस में भी छूट मिलती है, गाड़ी खरीदने में भी जीएसटी की छूट मिलती है। उस वक्त एक्साइज ड्यूटी होता था, जीएसटी तो अभी हुआ है। तो मैंने जब पहली गाड़ी ली अपनी 2017 में, तो उसमें मुझे जो है जीएसटी की भी छूट मिली, मुझे आरटीओ का रजिस्ट्रेशन भी उसमें फ्री मिला, मुझे इंश्योरेंस में भी उतने प्रतिशत की छूट मिली जितना मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट था, और सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मिला फास्टैग का। मैं अपनी गाड़ी को देश भर में घुमा चुका हूं, मैं नेपाल तक ले गया हूं, मैंने लाखों रुपए का फास्टैग बचाया। मेरे पास उस वक्त मेरा पहला पश्चिम उत्तर प्रदेश का फास्टैग है जो मेरी गाड़ी पर लगा, और मैंने वो फास्टैग लगने के बाद में बहुत सारे दिव्यांगजनों को फास्टैग का तरीका बताया, उनके फास्टैग बनवाए, आज वो भी उसका लाभ उठा रहे हैं। तो योजनाएं और बहुत सारी हैं। जैसे कोई दिव्यांग पेट्रोल पंप खोलना चाहता है, उसको केंद्र सरकार की तरफ से जो फ्री उसको जो लाइसेंस है, गैस की एजेंसी खोलना चाहता है उसको वो भी फ्री है, और यदि दिव्यांग घर खरीदना चाहता है तो उसको स्टाम्प शुल्क में छूट है। यदि दिव्यांग कोई रोजगार करना चाहता है तो NHFDC, नेशनल फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से 3% ब्याज दर पर उसको लोन भी फ्री है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो दिव्यांगजनों के लिए आज दिव्यांगजनों को उसका बेनिफिट मिल रहा है, और ये सब जो हुआ है ये प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और स्नेह से हुआ है। मगर आज भी मेरा मानना यह है कि 60-70% लोग इन योजनाओं को जानते ही नहीं है। वो अवेयर नहीं है, थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश के दिव्यांग इस चीज से वंचित रह जाते हैं जी। तो वो विषय वही था, मैंने जो प्रधानमंत्री जी से कहा, जो ग्रामीण परिवेश के दिव्यांगजन है उनके लिए विशेष रूप से एक जागरूकता का मिशन चलाया जाए। तो वो अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रही हैं, उन तक वो चीजें मैं पहुंचाता हूं, और धीरे 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 कारवां बढ़ रहा है, दिव्यांगजन जागरूक हो रहे हैं। पहले से तो काफी एक्टिव हुए हैं। आप ये नहीं मानते कुछ एक बजट भी होना चाहिए, एमएलए का, एक एमपी का, एक प्रधान का, एक उसमें एक वो होना चाहिए बजट की आपको इतना आपको इन्वेस्ट इस उसमें दिव्यांगजनों के उस पर करना है, चाहे वो इन योजनाओं को लेकर इन क्या मिलता है। एक रिक्शा दे देते हैं, वो साइकिल जो होती है वो क्या वो दे देते हैं, ऐसा तो क्या दे रहे हैं वो उसमें क्या है ना, उसका एक वो एमपी पे या एमएलए पे कोई उसका बजट नहीं होता, उसका कोई कोटा फिक्स नहीं होता। ये जो चीज होती है ये होती है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है।
वो फिर प्रदेश में आता है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पहले वो जो विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग बोलते थे, तो उसी के माध्यम से ऐसे ही हर जिले के अंदर जो है वो डीएम के अंडर में आता है दिव्यांगजन अधिकारी। तो हर जिले के अंदर यदि किसी को कोई इक्विपमेंट मिलना है, व्हील चेयर मिलनी है या फिर एल्बो स्टिक, ट्राईसाइकिल कुछ भी मिलना है, बैसाखी मिलनी है, तो वो उसको वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो दिव्यांगजन कार्यालय है जिले का, उसकी वहां पे वो देखी जाएगी कि कितनी दिव्यांगता है, और फिर पर्टिकुलर एक दिन रखा जाता है, उस दिन जो है उस दिव्यांगजन को बुलाकर वो चीजें उसको वितरित करी जाती हैं। अब ये जो आप बात कह रहे हैं एमपी एमएलए वाले, वो उनके बुद्धि और विवेक पे काम करता है कि वो अपनी निधि से यदि किसी दिव्यांग की हेल्प करना चाह रहे हैं, किसी को इमीडिएटली जरूरत है, तो वो एमपी एमएलए करेगा जिसके अंदर थोड़ी सी संवेदना होगी, दिव्यांग के प्रति उसके मन में कोई भाव होगा, तब वो कर सकता है। ये चीज है। विकलांग से दिव्यांग में जो आपने पूछा है इस नाम को, क्या लगा, क्यों ऐसा? ये मैं बता रहा था, प्रधानमंत्री जी को हम चिट्ठी लिख रहे थे, मैंने ट्रांसजेंडर के लिए भी चिट्ठियां लिखी है, और ट्रांसजेंडर का जो काम है वो भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का अंडर में आता है। हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते थे कि जो दिव्यांग आयोग होना चाहिए, क्योंकि पहले था अटल जी के समय में कुशाभाऊ ठाकरे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस वक्त जो है ये दिव्यांग आयोग था, फिर कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने इसे खत्म करा। तो हम भी चिट्ठी लगातार लिख रहे थे कि दिव्यांग आयोग बने, दिव्यांगों को भी उनका हक मिले, जैसे SC/ST आयोग है, OBC आयोग है, आयोग में थोड़ा और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनको फैसिलिटी ज्यादा मिलती है। तो फिर वो बोर्ड ना बना के, इन्होंने आयोग ना बना के बोर्ड बनाया, और 2016 में जो है RPWD एक्ट, राइट विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो उसमें जो है वो बिल जो पास हुआ, जिसे हम डिसेबिलिटी बिल बोलते हैं, उसमें जो है पहले 7 प्रकार के दिव्यांग होते थे, उसमें 21 प्रकार के दिव्यांगों को शामिल किया गया। अच्छा। और दिव्यांगों को ऐसा मजबूत सशक्त बनाने के लिए वो बिल बनाया, यदि किसी दिव्यांग को कोई अपशब्द बोलता है, उसे गाली गलौज करता है, तो वो यदि शिकायत करता है तो उसमें FIR का प्रावधान है। तो दिव्यांग को जो है, दिव्यांग ने जो शब्द दिया ये उसी बिल में दिया 2016 में। उससे पहले दिव्यांग को जो है तरह तरह के नाम से लोग समाज में बोलते हैं, पहले विकलांग बोलते थे, उससे पहले अपंग बोलते थे, उससे पहले ना जाने क्या क्या बोलते थे, आप अच्छे से जानते हैं। तो समाज में जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सम्मान जो मिला है उसको कहने में भी अच्छा लगता है जी, तो वो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिला। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी दिव्यांगों के लिए मतलब काफी सोचते हैं, गंभीर हैं, तो उन्होंने दिव्यांगों के लिए काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट की हैं, चाहे पैरा गेम हो, यहाँ उत्तर प्रदेश की हम बात करें, योगी जी ने भी जो है पैरालंपिक के लिए लखनऊ के अंदर एक शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी है, वो एक एशिया की पहली यूनिवर्सिटी है जहां 50% दिव्यांग और 50% सामान्य बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। ये लखनऊ के अंदर पहली यूनिवर्सिटी हमारे देश के अंदर है जो एशिया के अंदर नंबर 1 है। तो उसके अंदर ट्रैक वगैरह बनाए हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार आज जो पैरा के खिलाड़ी हैं, जो खेल रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात भी दे रही है। बहुत सारे प्लेयर अभी गोल्ड भी जीत कर आए, ब्रॉन्ज भी जीत कर आए, उनको करोड़ों रुपए उन्होंने पुरस्कार राशि भी दी है। तो सरकार कर रही है काम, धीरे धीरे कर रही है, मगर कुछ चीजों में अभी ऐसा है कि इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। दिव्यांगों को बहुत सारी चीजों की जरूरत है। जैसे मैं कहूँ कि उनकी पेंशन है, उनकी पेंशन बहुत कम है, बहुत कम है। पहले जो है, मैं सरकार का नाम नहीं लूंगा, पहले सरकार थी समाजवादी की, वो सिर्फ 300 रुपए मिलते थे महीने के। फिर सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, उसमें फिर उनकी 500 रुपए हुई, फिर 1000 रुपए हुई। अभी बोर्ड की मीटिंग में मेरे सामने वहां पर हुआ, अब उनकी 1500 रुपए पेंशन होगी, 1500 रुपए महीना, जो कि मैं समझता हूँ 1500 रुपए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो दिव्यांग, मैं तो ये कहता हूं कि वो दिव्यांगों के लिए कुछ भी नहीं है, वो बढ़नी चाहिए, कम से कम 5000 रुपए तो होनी चाहिए। ऐसा हो कि उसकी पॉकेट मनी निकल जाए, उसके खर्चे निकल जाए, 5000 से भी गुजारा नहीं होगा उसका। मगर ये है कि 1500 रुपए अब करी, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो कम से कम उनकी जो है पेंशन की वृद्धि होनी चाहिए, पेंशन में होनी चाहिए। और जो आप स्कीम बता रहे हैं, हाँ, उनमें उनको अवेयरनेस प्रोग्राम चलने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। गौतम जी, 50% दिव्यांग होने के बावजूद आप गाड़ी चलाते हैं, है ना? एक इतनी शक्ति, इतनी भागदौड़ कि समाज के लिए कर रहे हैं, ये कहाँ से आती, कहाँ से आप आज सही 100% ठीक जो होता है ना, वो भी शाम को बैठ गया था, बस यार मैं तो अपना काम कराया, अपनी नौकरी कराया। 2006 में मेरी शादी हुई, मेरी लव मैरिज है। क्या बात। अब मेरी जो पत्नी थी, उनकी बहन उनसे एक दिन पूछ बैठी, ये बताओ
जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, तो जो तुम्हारे हस्बैंड है वो गौतम, वो गाड़ी कैसे चलाएंगे? गाड़ी चलानी आती है उन्होंने? अब मैं गाड़ी चलानी जब तक जानता नहीं था। अब ये सवाल उन्होंने मुझसे 2004 में करा, 2006 में मेरी शादी हुई। तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा ऐसी अचानक, आप गाड़ी चला लेते हो? तो मैंने कहा क्या ये कैसा अटपटा सा सवाल है, ऐसे क्यों पूछ रही हूँ? नहीं मैं पूछ रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ मैं गाड़ी चला लेता हूँ, मैंने ऐसे बोल दिया। और मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं सोचता रहा यार गाड़ी मुझे सीखनी है। अब बस मेरे मन में लगा कि मुझे गाड़ी लेनी है। तो एक सेकेंड हैंड गाड़ी ऑटोमेटिक 87 मॉडल थी वो मैंने 40,000 रुपये में 2004 में ली। और इतना जोश, इतना एक्साइटमेंट मेरे हाथ में था, मतलब मैंने वो गाड़ी चलाई और मैं जैसे ही उसमें बैठा मैं लेके गया। हमारे यहाँ घंटाघर एक जगह पड़ती है, किसी ने ये कहा हुआ है कि यदि तुमने घंटाघर से गाड़ी निकाल दी बिल्कुल, तो तुम जो है फुल ट्रेन ड्राइवर हो। तो मैंने कोशिश करी कि मैं यहाँ से निकाल कर अपने घर लाऊं, और मैं निकाल ली और मैं अपने घर लेकर आया। फिर शाम को मैंने अपनी पत्नी को बताया मैंने कि मैं गाड़ी भी मैंने खरीद ली और मैंने गाड़ी भी चलाई है। तो वो पत्नी से कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार आत्मनिर्भर होने के लिए, अब कल को बच्चे भी होंगे, सारी चीजें होंगे, तो एक वो जो है मेरे पैर का काम गाड़ी आज भी कर रही है। और मैं गाड़ी चलाते चलाते नेपाल तक गया हूँ, खुद मैंने गाड़ी चलाई है। मैंने 3500 किलोमीटर का रिकॉर्ड बना रखा है गाड़ी चलाने में। हम तो 600-700 में ही हमारी बैंड बच जाती है। आपने बात करी लव मैरिज की जी, बड़ा अच्छा। और आपकी वाइफ जो है कोई एक यूनिवर्सिटी में डीन भी है जी ना। तो कैसा वैवाहिक जीवन, कैसा वो लव मैरिज कैसा शुरू हुआ, फिर उसके बाद कैसा एक वो रहा है टाइम का? ऐसे जी, मैं एक किताब लिख रहा था, पत्नी ने मुझे रोक दिया। उसका टाइटल था पत्नी ही परमेश्वर। लोग कहते हैं ना पति परमेश्वर, मगर मैं ये कहता हूं कि पत्नी भी परमेश्वर का रूप है। तो एक अच्छी पत्नी यदि जीवन में है तो मैं कह रहा हूँ वो जिंदगी हमारी जो है संवार देती है, जीवन बदल देती है। और मेरी पत्नी, जो मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ, उसमें जो है मेरी पत्नी मेरा पूरा मतलब सपोर्ट करती हैं, मुझे प्रोत्साहित करती हैं। और यहाँ तक कि जो है जो सहयोग राशि है जो वो कमाती है उसमें से भी मुझे कुछ पार्ट उसका देती हैं। तो पत्नी का उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट है। और बच्चे भी हैं, उन्हें भी देखना, यूनिवर्सिटी की इतनी सारी बड़ी जिम्मेदारी उसे भी देखना, और बहुत अच्छे से अपना वैवाहिक जीवन चल रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी का जीवन इसी तरह से चले। एक सपोर्ट जो है फैमिली में पत्नी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो मेरी पत्नी जो है फुल सपोर्ट मेरे साथ देती है। एक दिव्यांग व्यक्ति को सहारे की जरूरत है या सहायता की? मैं कह रहा हूँ सहारा और सम्मान। हाँ, मैं कह रहा हूँ सम्मान का तो पात्र वो है। और दिव्यांगजन से जो है बहुत से लोग सहानुभूति भी रखते हैं, वो उसकी दिव्यांगता को लेकर रखते हैं। और सहारे के रूप में मैं कहूँगा यदि उसको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो उसका सहारा भी उसको मिलेगा। हाँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि दिव्यांग को जो है सहारा और सम्मान दोनों चीज मिलनी चाहिए। फिर मैं समझता हूँ वो फिर उसमें उड़ान भरने की क्षमता पैदा हो जाती है, फिर वो बहुत कुछ कर सकता है। आज मेरी पत्नी मेरे साथ चलती है, गर्व से चलती है। हम कहीं भी जाते हैं गर्व से चलते हैं, देखते हैं। इतने अभी मैं दिल्ली, मुझे मोदी जी ने इनवाइट करा था, मैं 26 जनवरी की परेड में गेस्ट बना। तो उसमें मेरे परिवार को बुलाया, मेरी पत्नी और मैं दोनों वहां गए। तो मतलब एक दूसरे पे हम गर्व करते हैं, अच्छा लगता है। और वो मुझे समझती है, मैं उन्हें समझता हूँ। वो दिव्यांगता वाला विषय ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। बहुत से लोग देखते हैं। अभी एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, वो मुझे मिला, उससे गाड़ी में बैठ कर कह रहा कि भाई साहब ये बताओ कि जो आपके पैर में प्रॉब्लम हुई है शादी से पहले थी या शादी के बाद हुई है? तो ये जो नजरिया है ना समाज का, इसे हम नहीं बदल सकते। अब दिमाग में लोग सोचते हैं जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी में जब मेरे फेरे हो रहे थे, वो फेरे वाली जगह जो चारों तरफ लोग बैठ गए ये देखने के लिए कि इसकी पत्नी के पैर में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो कमी है। वो यही चेक करते रहे, यार इसके तो पैर में प्रॉब्लम है, इसकी पत्नी जो है उसे जॉब भी कर रही है, उनकी जॉब भी लग गई थी उस वक्त, और इसकी शादी भी बहुत अच्छी हो रही है, तो कुछ ना कुछ कमी होगी। तो ये जो समाज का नजरिया है इसे हम नहीं बदल सकते। दिव्यांग डब्बे जो एक कंपार्टमेंट बनाए गए, ट्रेन में सीट बनाई गई, मगर आज भी आप ट्रेन में ऐसा है कि आप चढ़ भी नहीं सकते। आम आदमी चढ़ने में मुश्किल हो जाती है, बसें हैं उनमें चढ़ने में दिक्कत हो जाती है। तो इसके बारे में कभी कुछ आपने
करने की कोशिश करी। तो ऐसा इसमें भी एक चीज है, जैसे दिव्यांग का डिब्बा है ना, उसमें भी दिव्यांग मतलब एक कोच बना दिया है। और आजकल तो जो है इतने गंदे लोग हैं समाज में, जो दिव्यांग वाला कोच है उसमें घुस जाते हैं, घुस जाते हैं और उसमें जो है उनकी सीट पे बैठ कर कब्जा कर लेंगे। अब दिव्यांग बेचारा मजबूर है, वो बैठ नहीं सकता, तो उस डिब्बे के अंदर जो है ना व्हील चेयर चली जाती है। अगर कोई ऐसा दिव्यांग है तो उसको चढ़ाने की व्यवस्था जो प्लेटफॉर्म पे कर दी जाती है। रेल के कर्मचारी हो या कोई आसपास का व्यक्ति हो या फिर उसका सहायक हो, वो उसको उसमें चढ़ा के बैठा देता है। या फिर जैसे कोई वैसा डिसेबल है जो कि बैसाखी चलता है, तो उसको चढ़ने उतरने में थोड़ी कठिनाई तो होती है। उसके अलावा वो ये फायदा हुआ है, अभी ये 3-4-5 दिन पुरानी न्यूज है कि जो डिसेबिलिटी कार्ड है, जो दिव्यांग जन का जो एक कार्ड है, यूनिक आईडी कार्ड, उसे भी वो जेब में रख के डायरेक्ट उस वाले डिब्बे में बैठ सकता है, उसे टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बेनिफिट ये करा है अभी रेलवे विभाग ने। दूसरी चीज ये है कि जो दिव्यांग जन है, जैसे थोड़े से संपन्न है, वो चाहते हैं कि हम रिजर्वेशन में जाएं, एसी में जाएं, तो उसमें भी उनको छूट मिलती है। हाँ, जैसे सपोज करो कोई 500 रुपए का टिकट है, तो उस 500 रुपए में उसको 50% छूट मिलेगी। 250 का मिलेगा, उस 250 में 2 लोग जाएंगे, उसका सहायक भी जाएगा प्लस दिव्यांग भी जाएगा। वो एसी में भी जा सकता है, फर्स्ट क्लास में भी जा सकता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी वो दिव्यांग को, यहां तक कि एरोप्लेन में भी, एयर इंडिया में भी दिव्यांग जा सकता है। बिल्कुल सही। मैं बात कर रहा हूं ट्रेन का और प्लेटफॉर्म के जो गैप बढ़ गए हैं, मतलब बढ़ गए क्या हैं ही ऑलरेडी, जी, उनमें बड़ी मुश्किल हो जाता है। वो कैसे? उसमें जो है मैं खुद अपने बता रहा हूँ। आपने एक वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो बहुत वायरल हुई है। जी। उसका क्या था? मैं पटना गया था जी, वंदे भारत में। तो मैं जब ट्रेन में चढ़ा, क्योंकि मैं देख रहा था जो पुरानी ट्रेन है उनके अंदर जो थोड़ा जो पटरी है और जो प्लेटफॉर्म है वो सटे हुए हैं, तो उसमें इतनी तकलीफ नहीं होती। अब जो नए कोच बने हैं उनमें थोड़ा गैप हो गया, लगभग 1 फीट के करीब, 12 इंच के करीब गैप है। अब जब मैं उसमें चढ़ने वाला था तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, यार मैं तो गिर जाऊंगा, तो इसमें फंस जाऊंगा बीच में। तो मैंने जो है वो फिर तभी एक ऐसा विषय था, उसकी वीडियो बनाई, उसको फिर जो है वायरल भी करा और रेल मंत्री तक पहुंचाया उसको। तो वो एक ऐसा विषय है कि अब मैं तो ये भी कहता हूं कि जब नए कोच बने तो वो दिव्यांगों के अनुकूल बने, उन्हें चढ़ने उतरने में तकलीफ ना हो, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो चढ़ सकता है मगर दिव्यांग को चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होती है। तो वो एक इशू है। नए वाले जो ये ट्रेन के डिब्बे बन रहे हैं, जो नए कोच बन रहे हैं, उनमें हल्का सा गैप है। अब या तो प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा ऐसा किया जाए कि वो गैप खत्म हो जाए। दिव्यांग एक अभिशाप नहीं है, इसके बारे में क्या कहना? इसमें तो मैं ये कहूंगा, मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, दिव्यांगता अभिशाप नहीं, और मैं कहता भी, मैंने कई मंचों से कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं। और मैं तो जैसे जनरली मैं कह रहा हूँ, भाई हम दिव्यांग भी तो हैं और अभिशाप कोई है, तो इसीलिए मैंने एक पुस्तक लिखी, दिव्यांगता अभिशाप नहीं। और मैं दिव्यांगजनों को कहता भी हूँ, एक मैसेज भी देता हूँ कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं, यह है परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। और दिव्यांग किसी रोल मॉडल से कम नहीं, दिव्यांग किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। आज दिव्यांगों ने अपनी क्षमता का लोहा देश और दुनिया में मनवाया है। वो चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे सिनेमा का क्षेत्र हो, चाहे सिंगिंग का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में आज दिव्यांगजनों ने जो उनकी योग्यता है वो दुनिया उनको जो है सल्यूट करने लगी है। बहुत योग्य हैं दिव्यांगजन, किसी क्षेत्र में कम नहीं है। मगर आज भी बराबरी में नहीं देखते। वो समाज का नजरिया है राय साहब, क्योंकि समाज तो जो है बहुत, मैं समझता हूं आगे चले गए हैं दिव्यांग। मतलब आप ये सोचिए कि आपने समाज के लिए कितना कुछ किया, और भी ऐसे बहुत व्यक्ति हैं, बहुत ऐसे जन हैं जो काम कर रहे हैं, मगर आज भी हमारे मतलब समाज एक अलग एक उससे नजरिए से देखता है। वो नजरिया मैं बताता हूँ ना, मुझे फील होता है जैसे मैं गाड़ी में बैठा रहता हूँ, बड़ी सी गाड़ी है, एक्सयूवी गाड़ी है, अब मैं बैठा हूँ तो थोड़ा सा हैवी सा भी हो रहा हूँ, बहुत बड़ा आदमी आ रहा है ये, अब वो मुझे देख रहा है कोई व्यक्ति, वो मैं जब गाड़ी से उतरता हूँ तो गाड़ी से तो अरे भाई इसका तो यार पैरों में प्रॉब्लम है, वहां आके उसका थोड़ा सा जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है। तो वो नजरिया है। अब जब तुम मुझे उस नजरिए से पहले देख रहे थे कि यार मैं ठीक आदमी हूँ, अब तुम एकदम से मैं उतरा गाड़ी में से, तुम्हारा नजरिया क्यों बदला? तुम्हारे मन में फिर वही हीन भावना आई या दया की भावना आई, कौन सी भावना आई मुझे तो पता नहीं, मगर वो ये चीज तो कहने से गया यार जो दिव्यांग यार गाड़ी चला रहा है, मतलब उसको एक वो चीज उसके मन में थोड़ा सा वो नेगेटिव आती है। और ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको, एक विषय और बताता हूँ। जैसे मैं वो छोटा था तो एक बार हम लिफ्ट के लिए खड़े थे, तो ट्रैक्टर आया एक, मैं उस पर ट्रैक्टर पे जो बैठ गया, चढ़ गया, तो वहीं पे एक व्यक्ति और खड़ा था, तो वो मुझे देख के ये कह रहा कि इन लोगों के अंदर एक ऐब एक्स्ट्रा होता है, देखो कैसे चढ़ गया।
मतलब मैं अपने बुद्धि से, विवेक से, अपनी कला से, अपने बैलेंस बना के मैं चढ़ा उस पर, तो वो व्यक्ति मुझे कह रहा है कि यार देखो इनके अंदर एक ऐप ज्यादा होता है, वो मेरा ऐप हो गया। भाई वो मेरी ऐप नहीं है, मेरी क्वालिटी है यार, मैं अपने आप चढ़ाना कि बिना किसी सहारे के। तो ये जो नजरिया है ना समाज का, ये बदलना पड़ेगा समाज को। और समाज जो है ना, यदि पॉजिटिव हो जाए दिव्यांगों के लिए, यार दिव्यांगजन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो समाज को कहीं ना कहीं बदलना तो पड़ेगा। जीवन का कोई ऐसा समय जहां आपने महसूस किया हो बड़ा मुश्किल समय बीता, यार कुछ नहीं है जीवन में, कभी ऐसा आया हो? ऐसा समय कोविड में आया। अच्छा। हाँ, मुझे कोविड हुआ और मैं काफी थोड़ा बीमार हो गया था, मेरा 60% लंग्स इन्फेक्शन हो गया था। तो उस घड़ी में मुझे लगा था कि मैं बचूंगा नहीं, और मुझे पोस्ट कोविड भी हुआ, मैं बहुत डिस्टर्ब भी हुआ पोस्ट कोविड। मतलब कोविड तो हुआ ही हुआ, पोस्ट कोविड क्या चीज है वो मैंने भोगा है। और उस वक्त मुझे लगता था कि मैं अब जीवित नहीं रहूंगा। और जब मुझे कोविड हुआ, वो मेरी पत्नी भी वहां एडमिट हुई, और मैं जब तक वहां से डिस्चार्ज नहीं हुआ, मेरी पत्नी वहां 3 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा रही मेरे पास। तो मुझे ये लगा कि जीवन में यदि कोई है तुम्हारी देखभाल करने वाला, तुम्हारा जो हितैषी है, वो तुम्हारा जीवन साथी है। वो मेरी पत्नी ने जो मेरे साथ रुक के वहां मुझे एहसास दिलाया, क्योंकि वो दौर ऐसा था उस वक्त जो है कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था, ना तो भैया किसी के काम आ रहा था, ना बाप किसी के काम आ रहा था, कोई सब अपनी जान बचा रहे थे। मगर उस वक्त अपनी जान की परवाह किए हुए मेरी पत्नी ने बिल्कुल बिना अपनी जान की परवाह किए मेरी वहां कंधे से कंधा मिलाकर मेरी मदद करी। और उस दौरान एक मेरे ऑफिस का सहयोगी है, वो मेरे अस्पताल में मेरा खाना ले जाने का काम कर रहा था। वो मेरे साथ रहता है, वो मेरा पार्ट है, वो उसे मैं बहुत मतलब वो मेरा दुख दर्द समझता है। कपिल उसका नाम है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं आज। उसने अपने भी परवाह किए हुए कि मुझे भी कोविड हो जाएगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, वो मेरा खाना देने जाता था। फर्स्ट फ्लोर पर था, ऊपर ही मेरा खाना पकड़ा के वहां से वापस आता था। तो उस दौरान मुझे एहसास हुआ यार, मतलब कोई है तो अपना जीवन साथी है। और वो एक ऐसा दौर था, उस वक्त ये महसूस हुआ कि जो खून के रिश्ते अपने नहीं होते, जो पराये रिश्ते हैं वो भी कई बार अपने से ज्यादा होते हैं। तो उस वक्त मुझे ये एहसास कराया कोविड ने। गौतम जी, सरकार को लेकर क्या आपको लगता है कि सरकार ने, ये मोदी जी ने, योगी जी ने कुछ ऐसे फैसले या कुछ ऐसी सहायता दिव्यांगजनों के लिए करी है, या आप पूरे देश में ही आप कर रहे हैं, है ना? आप पूरे देश में घूमते हैं, सब जगह जाते हैं और राज्यों में भी जाते हैं जी। तो वहां कभी आपको ऐसा लगा कि सरकार का कुछ ज्यादा अच्छा एक वो रहा है इन हमारे मोदी जी का और योगी जी का? जो सरकार ने जो योजनाएं दी हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार की भी योजनाएं जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं प्रदेश सरकार में। और मैं समझता हूँ वो डिपेंड करता है कि जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, जिले के हैं या प्रदेश के हैं, वो उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे किसी ने बताया कि जो दिव्यांग की जो व्हील चेयर होती है, उसको एक एलिम्को कंपनी है कानपुर में जो वो बनाती है। तो उसमें मुझे कुछ दिव्यांगजनों की फीडबैक आई, किसी का पहिया टूट गया है, किसी का कुछ खराब हो गया, तो जो इसकी क्वालिटी है वो क्वालिटी जो बहुत पुअर हो चुकी है, जिससे दिव्यांगजन बहुत आहत हैं। मैं आपको पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एलिम्को में जो ये सब चीजें बनती हैं, उनकी बैटरी वाली भी साइकिल बनती है, ट्राई साइकिल भी बनती है, उनको अच्छी क्वालिटी का बनाए वो, क्योंकि दिव्यांगजन उससे जो टूटने के बाद बहुत परेशान होते हैं, उसे ठीक करवाने के लिए फिर उसे वापस वो भेजनी पड़ती है वहीं कानपुर। तो वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ दिव्यांगजनों के साथ एक धोखा कर रहे हैं। और दिव्यांगजन यदि किसी का कोई इक्विपमेंट टूट जाए तो वो वहीं पड़ा रहता है, उसकी सहायता करने के लिए भी पता नहीं कहां से उसको व्यवस्था करनी पड़ती है। तो मैं एलिम्को वालों से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि भैया मत करो दिव्यांगजनों की हाय मत लो। दिव्यांगजन तो मैं कह रहा हूँ समाज में पहले से ही वंचित है, उनसे वंचित कोई मेरी नजरों में तो है नहीं। अब उनके इक्विपमेंट में भी तुम गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, बहुत हल्की चीजें लगा रहे हो, तो ये मत करो। दिव्यांगजन उससे बहुत आहत है, क्योंकि सरकार पूरा पैसा दे रही है, आप क्यों उसमें जो है बचा रहे हो पैसा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ जो दिव्यांगजनों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ समाज को कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, दिव्यांगजनों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि दिव्यांगजन जो है बहुत बुद्धि है उनके अंदर, और मैं तो समझता हूँ वो दिव्यांगजन जब उसे पता है कि मुझे खाना मुंह में यहाँ खाना है मुंह से, वो नाक में तो डाल नहीं रहा,
तो जब उसके अंदर ये सेंस है कि मुझे खाना बहुत ही खाना है, तो वो सब कुछ कर सकता है। अगर किसी की बुद्धि खराब हो चुकी है, जिसका माइंड डिस्टर्ब हो चुका है, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो मैं उसे समझता हूं कि यार ये अब बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। और जिसका दिमाग सही काम कर रहा है, तो वो दुनिया में सब काम कर सकता है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मैं ये कहता हूं, दिव्यांगजन जो है, बार बार मैं कह रहा हूं, अभी भी मैंने आपसे कहा, वो सब कुछ कर सकते हैं, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। वो हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। उनकी भी इच्छा है वो भी समाज में हर क्षेत्र में जाएं, उनकी शादियां हो, उनके घर बसें, वो भी मुख्य धारा से जुड़ें, समाज में उनको भी एक जगह मिले। और मैं समझता हूं वो दिव्यांगजन तभी ये सब चीजें कर सकते हैं यदि वो शिक्षित होंगे। तो दिव्यांगजन को और समाज को मेरा यही शिक्षित संदेश है, उनके पेरेंट्स को मेरा यही संदेश है कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ। यदि दिव्यांगजन शिक्षित होंगे तो वो समाज में सब कुछ प्राप्त करेंगे, इज्जत भी मिलेगी, उनको सम्मान भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, और वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे, समाज में रिकॉग्नाइज भी करेगा। और यदि दिव्यांग शिक्षित नहीं रहा तो दिव्यांग को तो वैसे ही किसी नजर से देखा जाता है, तो वो और मतलब स्थिति उनकी खराब हो जाती है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। आप हजारों लोगों की, लाखों लोगों की आप प्रेरणा है। आपकी लाइफ में कौन ऐसा प्रेरणा कौन है आपके, जो जिसको देख के आपको लगा कि यार मुझे प्रेरणा देने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि मैं कहूँ, एक बार मामा जी थे, वो एक्सपायर हो गए, उन्होंने मुझे शिक्षा के लिए बहुत प्रेरित करा। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जो है पढ़ना है बस। तो कुछ लोगों ने मुझे डिमोरलाइज भी करा, उन्होंने कहा अरे पढ़े लिखे तो रिक्शा चला रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया, मामा जी मुझे तो कुछ लोगों ने ये कहा कि पढ़े लिखे तो रिक्शा चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटे जो रिक्शा चला रहा है ना, वो यदि पढ़ा लिखा है, उसकी झाड़ू लगाने में भी अलग कलाकारी होगी। अनपढ़ व्यक्ति यदि झाड़ू लगाएगा और आप वहां खड़े हो तो आपको ये नहीं कहेगा कि सर हट जाना जरा, आपके ऊपर धूल आएगी, आपको धूल में गंदा कर देगा। यदि पढ़ा लिखा रिक्शा चला रहा है कोई व्यक्ति, तो उसे रिक्शा चलाने वाले को भी इतनी अकल है कि मुझे रिक्शे पे आगे से चढ़ना, नहीं कि पीछे चढ़ना। तो शिक्षा का जो महत्व है हर जगह है। और यदि शिक्षित व्यक्ति रिक्शा चलाने वाला भी होगा, उसमें तुम्हें अलग ही कलाकारी नजर आएगी। यदि शिक्षित व्यक्ति झाड़ू लगाने वाला होगा, उसमें भी एक सभ्यता नजर आएगी। तो इसलिए शिक्षा का अलग ही महत्व है। बस पढ़ाई करते रहना, रुकना मत, तभी तुम्हारी जगह बनेगी। दूसरा, मेरी प्रेरणा मोदी जी, जिन्होंने दिव्यांगजनों के लिए इतने सारे काम करे, दिव्यांगजनों की इतनी सारी योजनाएं, और दिव्यांगजनों का जो मेरा दिया हुआ सुझाव था, उन्होंने उसको मन की बात में साझा किया। प्रेरणा मेरी पत्नी भी है, प्रेरणा मेरे माँ बाप भी हैं, जिन्होंने मुझे आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतना प्रयास करा। तो ऐसे तमाम लोग जो अच्छे सोच के व्यक्ति हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं दिव्यांगों के लिए, वो सब मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत है। मेरे शिक्षक हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा ये सब चीजें। और वो लोग जब मैं पढ़ने जाता था मुझे आशीर्वाद देते थे कि बेटा बहुत मेहनत करो। गौतम जी, हम संख्या कितनी मानते हैं उत्तर प्रदेश में और भारत में दिव्यांगजन? मैं यदि उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजन है वो लगभग 47 लाख हैं। और जो अनरजिस्टर्ड है, यानी कि जो 2011 की जनगणना के अलग हैं, वो लगभग 1 करोड़ दिव्यांगजन है। और हम यदि पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जो 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजन है वो लगभग 2 करोड़ 68 लाख दिव्यांग हैं। और वैसे तो हम बात करें दिव्यांगजनों की, तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांग नहीं है, तो टोटल मिला के वो लगभग 10 करोड़ के करीब दिव्यांगजन है। 10 करोड़। 10 करोड़। और ये आंकड़ा इतना बड़ा है, ये किसी भी सरकार को प्रभावित करने वाला है। अगर दिव्यांगजन एकजुट हो जाएं और दिव्यांगजन यदि अपनी एकता दिखाएं तो किसी भी सरकार को जो है झुकाने का और गिराने का काम कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे कई दिव्यांगजन हैं जो प्रशासनिक पद पे बैठे हैं, क्या उनकी तरफ से कभी आपको कहीं कुछ लाभ, कहीं कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम, कुछ ऐसा मिला? मतलब जो दिव्यांगजन होता है, मैं समझता हूँ यदि वो कहीं प्रशासनिक पद पर पहुंच चुका है और ये वो बड़ा अधिकारी बन गया है, तो वो भी दिव्यांगजनों का इतना ध्यान नहीं रखता है, इतना ख्याल रखता नहीं है। वो ये सोचते हैं कि भाई आप तो अधिकारी बन गए हो, अब हमें दिव्यांग से क्या मतलब। क्योंकि दिव्यांग का ख्याल वो रखेगा जिसके अंदर दिव्यांग के प्रति स्नेह हो, संवेदना हो, और उसका वो जो है परेशानी को समझता हो। तो ऐसे मैं तो समझता हूँ कि 1 या 2 लोग होंगे देश भर में, 1 या 2% होंगे, परसेंटेज भी नहीं है, कोई नहीं है। मैं तो समझता हूँ, मैंने तो अभी तक कोई ऐसा देखा नहीं कि कोई दिव्यांग है और उसके मन में हो कि भाई चलो ये भी दिव्यांग है, हम दिव्यांग होने के नाते इसकी कोई मदद करें या इसे कोई स्पेशल चीज़ ऐसी एहसास कराएं कि भाई देखो हाँ हम भी दिव्यांग हैं और हम आपको इसका बेनिफिट पहुंचा रहे हैं।
1 करोड़ बात करी आपने। हाँ जी, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा नंबर है, 1 जी हाँ, करोड़। बहुत बड़ी बात है। क्या इसमें कुछ सरकार की तरफ से कुछ वो रहता है कि हम इतनी योजनाएं चलती हैं, पोलियो ड्रॉप्स हैं, ये हैं, तो क्या उसकी वजह से कभी कमी दिखाई दी है? हमारे सब जगह दिखाई देता है सरकार पोलियो ड्रॉप्स ये सब वैक्सीन वगैरह सब चल रहा ये है। जो वैक्सीनेशन का जो मेडिकल का है, ये आप जानते हैं WHO की तरफ से ये होता है और ये उनको करना ही करना है। क्योंकि जो पोलियो का सिस्टम है वो अटल जी ने चलाया था इसको पोलियो मुक्त करने के लिए। उसमें जो दिल्ली के केंद्र के मंत्री रहे हैं पहले, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी बड़ा योगदान रहा। मगर मैं समझता हूँ अभी भी मैं बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजनों को देखता हूँ जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है। किसी को पोलियो हो रहा है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उसमें, हालांकि पोलियो का अब इतना नहीं है, वो काफी हद तक खत्म हुआ है, तो फिर भी ये जो नए नए जो दिव्यांग हैं ये कहाँ से कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रसित है तभी हो जा रहे हैं। तो उस पर एक विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां दिव्यांगों को जो है सरकार का सहयोग होना बहुत जरूरी है। अभी जैसे कुछ चीजें मैं देख रहा हूं, हम बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा में जो यहाँ प्लॉट वगैरह निकलते हैं अथॉरिटी के, उसके अंदर दिव्यांगजनों को जो वो फार्म भरता है उसको भी 10% फीस देनी पड़ती है उस फार्म को भरने के लिए, और एक सामान्य व्यक्ति को भी 10% फीस देनी पड़ती है। तो दिव्यांग के लिए कहाँ छूट हुई? अब जो दिव्यांगजन है उसको भी पूरा पेमेंट करना, सपोज करो ड्रामोस का नंबर आ गया, उसको भी पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो दिव्यांग होने का जो उसको लाभ कहाँ मिला? उसको कायदे में छूट मिलनी चाहिए, उसे 50% की तो कम से कम छूट मिलनी चाहिए, या उसे उतने प्रतिशत की छूट मिलनी चाहिए जितना वो दिव्यांग है। तब तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई जो दिव्यांग है सरकार ने उसे जो एक स्पेशल छूट दी है उसके दिव्यांग होने के कारण, और वो उसका लाभ उठा रहा है। ऐसे ही जैसे स्कूल कॉलेज हैं, उनमें भी जो है दिव्यांगों का एक कोटा होना चाहिए। अब स्कूल कॉलेज जो है वो वेलफेयर डिपार्टमेंट से उसे कोऑर्डिनेट करके उससे फीस पूरी जमा करा लेंगे, जब वहां से उसकी फीस आएगी तब उसकी लौटाएंगे। अब उसमें भी पूरी लौटाते हैं या नहीं ये तो भगवान ही जाने, मगर दिव्यांग को फायदा यह मिलना चाहिए कि वो आए, और आए वो अपने उसका चलो दिव्यांग के हिसाब से कोटा बना दो। कोई अगर 50% दिव्यांग है तो 50% जो उसकी फीस है उसमें छूट करो वहीं, और उसको जो भी समाज कल्याण से बाद में तो आप कॉलेज लेना चाहा तो ले लो भैया, उसकी जेब पे तो जोड़ना पड़े। कोई गरीब है वो उसके पिताजी कहाँ से उसकी व्यवस्था करेंगे? तो यदि स्कूल कॉलेज उसकी मदद करें तो वो भी एक बेहतर शिक्षा पा सकता है सरकार के सहयोग से। ऐसे क्या कॉलेजेस में, ऑफिस में, जो सरकारी दफ्तर हैं, इनमें लिफ्ट का सब जगह तो सिस्टम है नहीं? दिव्यांग इन चीजों को फेस करता है? दिव्यांग के लिए 4th फ्लोर पे जाना है, जी। कैसे जाएगा वो? हाँ, ये भी जो आप बता रहे हो इसे एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं। सुगम्य भारत अभियान के तहत जो है वो भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का पार्ट है। सुगम्य भारत अभियान के तहत ये मुहिम चलाई गई थी, अभी भी चल रही है वो, कि जो इमारतें सरकारी और गैर सरकारी हैं उनमें जो है रैंप की व्यवस्था, लिफ्ट की व्यवस्था, टॉयलेट जो है वो उनका अनुकूल होने चाहिए, जो दिव्यांग आराम से जाकर उसे यूज कर सके। तो ये सब चीजें कंपलसरी हैं, और कई जगह यदि ये व्यवस्था नहीं है तो इसका एक शिकायत करने का तरीका भी है, फोटो खींच के सुगम्य भारत अभियान जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट है उस पर अपलोड करो, तो उसका सर्वे होगा, उसका उसमें वो फिर काम होगा। हाँ, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं तो वहाँ पे व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, कि दिव्यांग अंदर कैसे आए तो तुरंत उसको इमीडिएटली अंदर लाया जाए व्हील चेयर बैठा के। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और वो सरकार की तरफ से हुआ है, मगर अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि छूट गई हैं जहाँ दिव्यांगों को जो है बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आपने ऐसी कितनी फोटो अपलोड करी हैं? मैंने जो है हमारे यहाँ जैसे मेरठ के अंदर जो है एक MDA में था, हमारे यहाँ MDA की जो लिफ्ट नहीं थी उसमें एक व्यक्ति जो है ऊपर जा रहा था, वो सामान्य व्यक्ति था, जीना उतर रहा था तो उसको हार्ट अटैक हुआ। हमारे यहाँ एक मेरठ के उद्योगपति हैं वो दिव्यांग हैं, तो उन्होंने वहाँ पे तुरंत लिफ्ट की व्यवस्था कराई। हमने कई कचहरी के अंदर है कई जगह, एक वहाँ बैंक है MDA के अंदर ही, इंडियन बैंक है, उस इंडियन बैंक में रैंप की व्यवस्था नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हमने वो अपने DM के माध्यम से अवगत कराई, वो फिर वहाँ जिला के माध्यम से फिर आगे गई हैं। तो काफी इमारतों के अंदर जो है इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें जो है रैंप भी बने हैं, लिफ्ट भी लगी है, मगर अभी भी हम कहीं पूर्णतः नहीं हुआ है। अभी मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैं वहाँ गया था मध्य प्रदेश उज्जैन, तो जो महाकाल का मंदिर था मैं वहाँ पर टॉयलेट यूज करने गया, तो जो दिव्यांग टॉयलेट था उसमें ताला लगा हुआ था,
और मुझे जो है जो सामान्य टॉयलेट था उसके अंदर मैं गया, वो बहुत गंदा था, उसके अंदर पानी पानी हो रहा था, तो वहां मैं स्लिप भी हो सकता था, चोट भी मुझे लग सकती थी। तो ये मतलब जो वो टॉयलेट था मैंने वहां पता किया, तो जो वहाँ स्टाफ के लोगों से वो यूज करते हैं दिव्यांग वाले को, क्योंकि वो साफ सुथरा रहता है। साफ सुथरा था। तो एक जो दिव्यांग जन के लिए कोई चीज बनी है उसे यूज कर रहा है सामान्य व्यक्ति, तो ये गलत है। जिसके लिए जो चीज बनी है वो उसका लाभ नहीं ले पा रहा। तो गौतम जी, लास्ट में आप ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहता हूं कि हम दिव्यांग हैं, कमजोर नहीं, हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।